So good day students. Now the next topic for revision is regression. Correlation we have already discussed and regression is very much related to correlation. So let's start with regression. रिग्रेशन क्या करता है, आप कोरिलेशन के अंदर दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ये आप पढ़ चुके हो। अब रिग्रेशन का पर्पस है उस रिलेशनशिप को मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में क्या है रिप्रेजेंट करना। एक बार अगर आपने उसके रिलेशनशिप को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया तो बेटा आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। इसका मतलब रिग्रेशन कोरिलेशन से एक कदम आगे बढ़ता है। कोरिलेशन सिर्फ ये बताता है कि इन दोनों के बीच में तालमेल है, कॉज एंड इफेक्ट है या नहीं। रिग्रेशन उस कॉज एंड इफेक्ट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में शो करता है। फिर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डाल के डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन। बेटा रिग्रेशन में जब भी हम रिग्रेशन निकालते हैं तो क्या होता है कि हम हमेशा दो वेरिएबल्स लेके चलते हैं जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट। जैसे हमने अभी बात की डिमांड एंड प्राइस, ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं। रिग्रेशन क्या करेगा, इन दोनों को एनालाइज करेगा, डिसाइड करेगा कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो हमें पता है कि प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है, और डिमांड क्या है, डिपेंडेंट है। तो अब जब उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो वो उसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेगा, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, तो हमने कहा कि डिमांड इज इक्वल टू 5p माइनस 1 या माइनस 5p प्लस 1643। ये हमने अपनी डिमांड की इक्वेशन बना ली। अब मैं अलग अलग प्राइस डाल के डिमांड क्या है डिपिक्ट कर सकती हूँ। अगर प्राइस मान लो 50 रुपीज़ है तो मेरी डिमांड क्या होगी, इसमें से 250 माइनस कर देंगे। अगर मेरी प्राइस हो जाती है 100 तो डिमांड क्या आ जाएगा बेटा, आपकी 1143 हो जाएगी। तो ये काम कौन करता है, रिग्रेशन करता है। बेटा रिग्रेशन को भी हम जब क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, तो रिग्रेशन दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह से इसे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ चेंज एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सो वही दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ चेंज एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। अब रेशियो ऑफ चेंज के बेस पे वही आता है लीनियर रिग्रेशन, और एक आ जाता है आपका नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर रिग्रेशन। अब देखो इसमें भी वही है कि अगर रेशियो ऑफ चेंज कांस्टेंट है, ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन होगा, और अगर रेशियो ऑफ चेंज हर बार चेंज हो रही है तो नॉन लीनियर रिग्रेशन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बीच में क्या होता है, सिंपल। अगर दो ही वेरिएबल्स हैं जिसमें एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। अगर वेरिएबल्स दो से ज़्यादा हैं, ठीक है, मान लो हमने जैसे कहा कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम। ठीक है, हम सिर्फ प्राइस और डिमांड को ही ले रहे हैं, इन सबको इग्नोर कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिग्रेशन। मतलब एक डिपेंडेंट है बाकी सारे इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट का ही रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिग्रेशन। और अगर बेटा हम बात करें मल्टीपल या टोटल रिग्रेशन की, कि अगर मैं डिमांड को प्राइस के साथ भी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के साथ भी, इनकम के साथ भी, सबके साथ स्टडी कर रही हूँ साइमल्टेनियसली, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल और टोटल रिग्रेशन। ठीक है, क्लियर। अब बेटा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इस पे भी बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कि कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सो बेटा देखिए कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है।
बेटा अगर तो आपकी लाइंस कोइंसाइड करती हैं, देखो इसमें हम दो रिग्रेशन लाइंस बनाते हैं, एक होती है x ऑन y और एक होती है y ऑन x, क्योंकि इसमें दो इक्वेशंस बनती हैं कि डिपेंडिंग अपॉन, देखो इसमें दो रिग्रेशन लाइंस बनेंगी डिपेंडिंग अपॉन कौन किस पे डिपेंडेंट है। अगर x डिपेंडेंट है y इंडिपेंडेंट है तो आपकी लाइन क्या बनेगी, x ऑन y। और अगर आपका x इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट है तो उसकी लाइन क्या बनेगी, y ऑन x। तो अगर आपकी लाइंस कोइंसाइड कर रही है, मतलब यही x ऑन y है और यही y ऑन x है, जैसे मैंने अभी कोरिलेशन में बताया ना कि अगर आपका x और y का रिलेशनशिप एक ही इक्वेशन के थ्रू दे रखा है, 5x प्लस 4y माइनस 7, अगर मैं x इधर ले जाऊं तो क्या बन गई, ये बन गई, और अगर मैं y ले जाऊं तो क्या बन गई, ये। तो बेटा देखो ये क्या है, ये x ऑन y है, ये y ऑन x है, इसका मतलब एक ही इक्वेशन से दोनों बन रही हैं, तो इसका मतलब रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं। सो व्हेन रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड ईच अदर देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन, तो उसमें क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन होता है, ठीक है। अगर वो अपवर्ड जा रही है तो पॉजिटिव परफेक्ट होगा, अगर डाउनवर्ड जा रही है तो नेगेटिव परफेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है 90 डिग्री, मतलब आप ये लगा लो ये x ऑन y है और ये y ऑन x है, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो उस केस में कोरिलेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, कोरिलेशन क्या होगा, जीरो होगा। और अगर रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरह से, तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस डिसाइड करेगा कोरिलेशन कितना है, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना कोरिलेशन ज़्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कोरिलेशन क्या है, कम होगा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोइंसाइड है तो परफेक्ट है, परपेंडिकुलर है तो ज़ीरो है, और अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डिस्टेंस डिसाइड करेगा कोरिलेशन कितना है। और एक पॉइंट और होता है कि जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट होता है, बेटा इस पॉइंट पे आपकी दोनों सीरीज का मीन क्या है, लाई करता है। सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स एक्स मीन एंड वाई मीन। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा रिग्रेशन निकालने के मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग रिग्रेशन। बेटा रिग्रेशन निकालने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं कंप्यूटिंग रिग्रेशन। एक होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड और एक होता है बेटा आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड। बेटा लीस्ट स्क्वायर मेथड में तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप एक बना रहे हो x ऑन y और एक बना रहे हो y ऑन x, तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर, क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो x ऑन y की इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ठीक है, a प्लस बी वाई, और y ऑन x क्या बनेगी, y इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको एक सिस्टम बताया था कि सबसे पहले मल्टीप्लाई n ऑन बोथ साइड्स। अब जब आप n मल्टीप्लाई करोगे तो जब वेरिएबल आता है तो सम का साइन बन जाता है, जब कांस्टेंट होता है तो एज इट इज, तो एन एक्स का मतलब क्या हो गया, समीशन एक्स, ए और एन का मतलब क्या हो गया, एन ए, और बी एन वाई का मतलब क्या हो गया, बी समीशन वाई, ठीक है। यहाँ पे भी वही समीशन वाई इक्वल्स टू एन सी प्लस डी समीशन एक्स, ये आपकी एक इक्वेशंस बन गई। फिर दूसरी इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स,
अब x ऑन y में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। तो जब हम y मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो ये क्या बनेगा? समीशन एक्स वाई a समीशन y प्लस b समीशन y स्क्वायर, और इसमें हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? समीशन एक्स वाई c समीशन x प्लस d समीशन x स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। आपको सीरीज गिवन होगी x और y, आप उसका समीशन x निकाल लेंगे, समीशन y निकाल लेंगे, समीशन x स्क्वायर निकाल लेंगे, समीशन y स्क्वायर और समीशन x y। इसमें वैल्यूज पुट करोगे, आपको a और b की वैल्यू और c और d की वैल्यू मिल जाएगी, आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। मेनली क्वेश्चन ली स्क्वायर का नहीं आता है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट का आता है। मैंने आपको अभी बताया था कि दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स होते हैं, एक होता है बी एक्स वाई और एक होता है बी वाई एक्स। बी एक्स वाई क्या होता है? रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। बच्चा ना कई बार इसी में कंफ्यूज हो जाता है, कौन सा एक्स ऑन वाई है, कौन सा वाई ऑन एक्स है। तो बेटा सिंपल सी चीज़ है कि जो डिपेंडेंट होता है ना वो कभी भी पीछे नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उसको सहारे की ज़रूरत है। पीछे हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम बी एक्स वाई की बात करें तो वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स डिपेंडेंट है, तो ये एक्स ऑन वाई का हो गया। और वाई एक्स में एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, तो ये क्या है? वाई ऑन एक्स का। तो इक्वेशंस कैसे बनती हैं एक्स ऑन वाई की? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन। इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन किसकी बनेगी? एक्स ऑन वाई की। और अगर आपको वाई ऑन एक्स बनानी है तो क्या होगा? वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि जी ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स कैसे निकलते हैं, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग रिग्रेशन कॉफिशिएंट। बेटा सिंपल सी बात, रिग्रेशन कॉफिशिएंट के क्या मेथड्स हैं? मैंने आपको पहले बोला है कि ये कोरिलेशन से रिलेटेड है, तो कोरिलेशन से ही इसके फॉर्मूलेज क्या हैं? बनते हैं। ठीक है। जैसे हमने कोरिलेशन में पढ़ा कि दो तरह की सीरीज होती है, एक इंडिविजुअल सीरीज और एक ग्रुप्ड सीरीज, जिसमें आपकी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस आ जाती है। तो यहाँ पे भी वही है, इंडिविजुअल सीरीज जो आपने मेथड्स पढ़े कोरिलेशन में वो सारे के सारे मेथड्स इसमें कवर होते हैं। जैसे हमने कोरिलेशन में पढ़ा था कौन सा? एक्चुअल मीन मेथड। हमने कहा था कि ये मेथड कब यूज होता है? जब मीन होल नंबर होता है। ठीक है। तो एक्चुअल मीन मेथड में रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स कैसे निकलते हैं? देखो सिंपल सी बात, कोरिलेशन का फॉर्मूला बताया था ना, समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर। बेटा इसी से फॉर्मूले बन जाएंगे। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, न्यूमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर से एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल आउट कर दो और एक स्क्वायर रूट आउट कर दो। तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या बना? समीशन एक्स वाई अपॉन इंडिपेंडेंट कौन है? वाई ना, समीशन वाई स्क्वायर। और बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है? समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये आपका क्या है? एक्चुअल मीन मेथड के फॉर्मूलेज हैं। अब डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ा था, कब यूज होता है? व्हेन मीन इज इन फ्रैक्शंस एंड आइटम्स आर स्मॉल। तो देखो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था? समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन एन। नीचे देखो समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ से देखो बी एक्स वाई का वही फॉर्मूला है, क्या? न्यूमिनेटर सेम रहेगा, समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन एन। नीचे डिनोमिनेटर से डिपेंडेंट हटा दो और इंडिपेंडेंट का स्क्वायर रूट, तो क्या बना? समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है?
समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन एन, नीचे क्या आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। क्लियर, समझ में आ रहा है। थर्ड आता है बेटा शॉर्टकट। अब बेटा इसमें रिग्रेशन में शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हो dx इज इक्वल टू एक्स माइनस अज्यूम मीन ऑफ एक्स सीरीज और dy इक्वल्स टू वाई माइनस अज्यूम मीन ऑफ वाई सीरीज, तो आपका bxy और byx का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy अपॉन एन, नीचे सिर्फ y आएगा क्योंकि y इंडिपेंडेंट है, समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर अपॉन एन। byx के केस में समीशन dx dy माइनस समीशन dx समीशन dy अपॉन एन, समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर अपॉन एन। वही अगर आप स्टेप डेविएशन यूज़ कर रहे हो x माइनस अज्यूम मीन ऑफ x अपॉन इंटरवल ऑफ x सीरीज एंड dy इज इक्वल टू y माइनस अज्यूम मीन ऑफ y अपॉन इंटरवल ऑफ y सीरीज, तो उस केस में देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द फॉर्मूला। मैं यहीं से कॉपी कर रही हूँ और चेंज यहाँ पे लिख दूंगी कि क्या चेंज आएगा बेटा। सो द चेंज इज बेटा देखो इसमें जो इंडिपेंडेंट है उसका क्या आएगा, डिपेंडेंट है उसका स्केल ऊपर, इंडिपेंडेंट का स्केल नीचे, और इसमें डिपेंडेंट कौन है y, उसका स्केल ऊपर, इंडिपेंडेंट का स्केल नीचे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट बच्चा फोर्थ मेथड, यहाँ पे हम उसको कोवेरिएंस का नाम नहीं देते हैं। फोर्थ मेथड हम तब यूज करते हैं व्हेन कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन। जब भी आपको कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा तो वहाँ पे हम ये मेथड क्या है यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, bxy निकालना है तो उसका फॉर्मूला है कोरिलेशन इनटू वही डिपेंडेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, इंडिपेंडेंट का नीचे, और byx का फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन इनटू डिपेंडेंट का ऊपर, इंडिपेंडेंट का नीचे, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। अब ऐसे ही आप बाकी केसेस में कर सकते हो बच्चा, जो ग्रुप्ड सीरीज है उसमें भी ऐसे ही होगा कि आपने अगर bxy निकालना है तो क्या होगा समीशन f dx dy माइनस समीशन f dx इंटू समीशन f dy अपॉन समीशन f, नीचे सिर्फ y का आएगा समीशन f dy स्क्वायर माइनस समीशन f dy का होल स्क्वायर अपॉन समीशन f। अब यहाँ पे x का स्केल ऊपर, y का नीचे, और अगर हमने byx बनाना है तो समीशन f dx dy माइनस समीशन f dx समीशन f dy अपॉन समीशन f, नीचे क्या आएगा समीशन f dx स्क्वायर माइनस समीशन f dx का होल स्क्वायर अपॉन समीशन f इंटू डिपेंडेंट का ऊपर, इंडिपेंडेंट का नीचे। तो यहाँ से आपको bxy और byx किसी भी मेथड के थ्रू आप निकाल लोगे। आपको सीरीज का मीन भी निकालना है, x मीन और y मीन। जब आप ये सारी वैल्यूज निकाल लोगे बेटा तो x ऑन y कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू bxy y माइनस y मीन, और y ऑन x कैसे निकलेगा, y माइनस y मीन इज इक्वल टू byx x माइनस x मीन। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से अपनी सारी रिग्रेशन इक्वेशंस क्या हैं बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड कैसे यूज़ होता है और रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरह से हम इसको कंप्यूट करते हैं। सो सिचुएशन टू सिचुएशन आपने देखना है
कि आपको एक्चुअल मीन अप्लाई करना है, डायरेक्ट करना है, शॉर्टकट करना है, कौन सा मेथड। फिर एक बार आप इक्वेशन बना लो तो आप इक्वेशन की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, सपोज जैसे देखो इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है ना, तो यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा, फोर्थ मेथड। अब देखो ये एक्स मीन है, ये वाई मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है, और ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको दे रखा है। अब उसने क्या कहा, फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्राइस ऑफ ₹60 ऑफ शेयर बी। यानी कि आपको क्या निकालना है, ए ऑन बी निकालना है ना। तो वो कैसे निकलेगा, ए को एक्स ले लो, बी को वाई, तो एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई मीन। एक्स मीन क्या है 44, बी एक्स वाई निकाल लो, बी एक्स वाई कैसे निकलेगा, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63। तो यहाँ से आप निकालिए क्या आया आपका बी एक्स वाई, बोलो क्या आया, कैलकुलेटर से निकालो, 0.48 ये रहा, तो ये आ गया 0.4267। एटलीस्ट 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लो, तो ये आ गया आपका 0.4267। तो आप इसको 0.427 भी ले सकते हो। तो देखो 0.427 y माइनस वाई मीन 58, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी 0.427y। अब आप इसको फटाफट सॉल्व कीजिए। आपका कैलकुलेटर बहुत क्विक होना चाहिए बच्चा, सो एवरीथिंग बेसिकली डिपेंड्स। 0.427 को हमने 58 से मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव वैल्यू है, इसमें से जब आप 44 माइनस मतलब करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा 19.234। अब देखो उसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन बी इज 60 रुपीज़। तो आप यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दो, 0.427 इंटू 60 प्लस 19.234। सो आपने फिर किया 0.427 इंटू 60 प्लस 19.234, तो आंसर क्या आ गया 44.854। समझ में आ गया। So this way you can easily find out the equations as well as you can predict the value of any variable depending upon given value of another variable। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन्स। देखो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से बता रही हूँ बेटा। जो रिग्रेशन है, जैसे कोरिलेशन के केस में तो हमने कहा था कि वो इम्यून है, ना तो उस पर ओरिजिन का असर पड़ता है ना उस पर स्केल का असर पड़ता है। लेकिन जो रिग्रेशन है ना बेटा, वो ओरिजिन के केस में तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन का तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, कि उसके ऊपर स्केल का असर पड़ता है। इसका मतलब अगर तो तुम कुछ भी प्लस माइनस कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो असर पड़ेगा। जैसे आपको u दिया है x माइनस ए अपॉन बी, v दिया है y माइनस सी अपॉन डी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अगर बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.48 है, तो बताओ बी यू वी क्या होगा। तो बेटा इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बी यू वी। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्स वाई। बेटा जो एक्स का स्केल है कौन है, बी, वो क्या आएगा, ऊपर आएगा। वाई का स्केल जो है वो नीचे आएगा, इंटू बी यू वी। ठीक है, और अगर आपको बी वाई एक्स का निकालना है तो वाई का स्केल ऊपर आएगा, एक्स का स्केल नीचे, इंटू बी वी यू। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है, हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज u प्लस 3x इक्वल्स टू 10 एंड
2y प्लस 5v इक्वल्स टू 25। रिग्रेशन कॉफिशेंट ऑफ y ऑन x, BYX आपको दे रखा है 0.8 और आपको क्या निकालना है, BVU। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, BYX का फॉर्मूला क्या होगा, y का d होता है, x का b होता है इंटू BVU। अब सबसे बड़ी बात ये b और d कैसे निकलेंगे बेटा, देखो u को लेफ्ट साइड पे रख के बाकी सारी इक्वेशन क्या कर लो, राइट साइड पे ले जाओ। यहाँ पे भी 5v इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 25। मेक श्योर कि v का या u का कॉफिशेंट 1 होना चाहिए। तो ये क्या बना, माइनस 2/5y प्लस 25/5, ये बन गया ना। हाँ, अब सिंपल सा एक लॉजिक बताती हूँ बेटा, जो x का कॉफिशेंट है उसका इन्वर्स कर दो, वो क्या बन जाएगा, b। तो b क्या बना हमारा, -1/3। और जो y का कॉफिशेंट है उसका इन्वर्स कर दो, वो क्या बन जाएगा, d। तो ये क्या बन गया, -5/2। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो ना, BYX क्या दिया हुआ है, 0.8, d क्या है, -5/2, b क्या है, नीचे है, वो इन्वर्स हो जाएगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, -1/3 है तो -3 हो जाएगा ना, इंटू BVU। तो ये क्या बना बच्चा, 1.6 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज BVU। तो क्या बना, 15 1 जा 15, 0.10, बस ये आ गया ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। सो बस याद रखना है कि u और v लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, बाकी सारी इक्वेशन राइट साइड पे, और u और v का कॉफिशेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जो x का कॉफिशेंट है उसका इन्वर्स कर दो, वो b है, जो y का कॉफिशेंट है उसका इन्वर्स कर दो, वो d है। तो आप आराम से इसमें वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। So this is your first property, regression coefficient is independent of change of origin but dependent on change of scale। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं, ठीक है, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मीन पॉइंट। तो ये मैंने बोला था कि जहाँ पे ये x ऑन y है, ये y ऑन x है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपके क्या है, मीन पॉइंट्स हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, जो भी आपका कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन होता है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशेंट्स, कि अगर आपको रिग्रेशन कॉफिशेंट्स पता है तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल दो प्रोडक्ट का, वो आपका क्या आ जाएगा, कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है बेटा, जो आपके रिग्रेशन कॉफिशेंट्स हैं and your coefficient of correlation, all three must have same algebraic sign। इनके हमेशा क्या होने चाहिए, अलजेब्रिक साइन सेम होने चाहिए, या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है। सो अगर ऐसा आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑल थ्री मस्ट हैव सेम अलजेब्रिक साइन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा, जो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का अरिथमेटिक मीन है वो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। इस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फिर फिफ्थ पॉइंट कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो असिमेट्रिक होते हैं, मतलब BXY इज नॉट इक्वल टू BYX। x ऑन y का अलग आएगा, y ऑन x का अलग आएगा। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रोडक्ट है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी उनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से बड़ी हो और दूसरे की हमेशा 1 से छोटी आएगी।
या तो दोनों की 1 से छोटी होगी, या हो सकता है कि एक की बड़ी हो सकती है बट दूसरे की डेफिनेटली 1 से कम होगी। दोनों की कभी भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, उस केस में कोरिलेशन 1 से बड़ा आ जाएगा, विच इज अगेंस्ट आवर रूल। ठीक है, क्लियर। सो ये आपकी क्या थी बेटा, रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज थी। और एक चीज और पूछी जाती है, जर्नली क्वेश्चन आता है कि कई बार आपको इक्वेशंस दे रखी होती हैं कि ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं जी, बताओ इसमें कौन सी x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है। तो उस केस में आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर लो, यू जस्ट अज्यूम कि मान लो ये x ऑन y है और ये y ऑन x है। अब जैसे ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है, तो हम मान लेंगे कि ये x ऑन y है और ये y ऑन x है। तो अगर ये x ऑन y है तो क्या बनेगा, 7xy इज इक्वल टू 3y प्लस 18, x इज इक्वल टू 3/7y प्लस 18/7। और ये y ऑन x है तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 4x माइनस 11। बेटा ये जो y का कॉफिशेंट होता है ये होता है आपका bxy, और यहाँ जो x का कॉफिशेंट होगा वो क्या होगा, by(x). तो अगर बेटा मैं इसका कोरिलेशन निकालूं तो 12/7, सो देखो 12 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर रूट निकालूं तो ये तो 1 से बढ़ गया ना, तो इसका मतलब मेरी अजम्पशन क्या है, गलत है। ये वाली x ऑन y है और ये वाली y ऑन x है। तो अगर ये x ऑन y है तो क्या बना, 4x इज इक्वल टू y प्लस 11, x इज इक्वल टू 1/4y प्लस 11/4, तो bxy क्या आया, 1/4। और वो y ऑन x है तो 3y इक्वल्स टू 7x माइनस 18, सो y इज इक्वल टू 7/3x माइनस 6, तो by(x) क्या आ गया, 7/3। अब मैं अगर इसका कोरिलेशन निकालूं तो क्या बना बच्चा, 7/12, 7 डिवाइडेड बाई 12, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बिल्कुल सही आएगा 0.76। तो इस तरह से आपको बताना हो सकता है कि कौन सी x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है। क्लियर, समझ में आया। प्रोबेबल एरर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये बेटा आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है जो हमने आज क्लासेस में क्या है, कंप्लीट किया है। इंडेक्स नंबर हम नहीं कर पाए बट ये हमारा कोरिलेशन और रिग्रेशन हमने कर लिया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इंडेक्स नंबर भी कवर कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।